कहानी की शुरुआत मिया से होती है, जो अपनी शादी से बचने के लिए एयरपोर्ट से भाग जाती है। उसकी शादी हुओ हांगझो से परिवार की मर्जी से हुई होती है, लेकिन मिया को लगता है कि उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। शादी के दिन मिया के भाग जाने के बावजूद हुओ हांगझो उसकी बदनामी नहीं करता और उसकी इज्जत का पूरा ख्याल रखता है। 3 साल बाद मिया एक आर्टिस्ट बनकर अपनी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा कर रही होती है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स नहीं बिकती और उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है। इसी दौरान हुओ हांगझो के दादा उस पर अपनी पत्नी को एक खास बैंक्वेट में लाने का दबाव डालते हैं। हुओ हांगझो आज भी मिया को अपनी कानूनी पत्नी मानता है और उसकी मर्जी का सम्मान करता है। वह उसे जबरदस्ती वापस लाने के बजाय उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करता है। एक दिन मिया की पेंटिंग्स हवा से उड़कर हुओ हांगझो के सामने आ जाती हैं। वह पेंटिंग्स उठाकर उन्हें खरीदने की बात करता है। पैसों की ज़रूरत के कारण मिया उन्हें बेचने के लिए तैयार हो जाती है। हुओ उसे 50,000 की जगह 50,000 देने की पेशकश करता है, लेकिन शर्त रखता है कि मिया खराब हुई पेंटिंग्स को ठीक करके दे। मिया और हुओ हांगझो की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। मिया अपनी पेंटिंग्स ठीक करवाने का तरीका पूछती है, लेकिन एथन उसे एक अजीब डील ऑफर करता है। वह कहता है कि अगर मिया 1 महीने तक उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए तो वह उसकी पेंटिंग्स रिस्टोर करवा देगा। मिया पहले हैरान होती है और एथन का मजाक भी उड़ाती है। एथन बताता है कि वह हार्लन कॉर्प का सीईओ है और असल में शादीशुदा है। मिया को समझ नहीं आता कि एक शादीशुदा आदमी को नकली गर्लफ्रेंड की ज़रूरत क्यों है। एथन समझाता है कि उसे सिर्फ फैमिली डिनर में अपनी पत्नी का रोल निभाने के लिए किसी की ज़रूरत है। मिया पैसों के बदले यह डील मान लेती है और 3 मिलियन की मांग करती है। एथन तुरंत राज़ी हो जाता है। दोनों एथन के दादा के घर पहुंचते हैं, जहां ग्रैंडफादर हुओ उनका बहुत खुशी से स्वागत करते हैं। ग्रैंडफादर हुओ बताते हैं कि लोगों का कहना है कि एथन और उसकी पत्नी के बीच सब ठीक नहीं था और उसकी पत्नी 3 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। मिया तब हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि एथन की असली पत्नी का नाम भी मिया ही है। अब मिया को लगता है कि यह डील उसके लिए बहुत आसान है। वह सोचती है कि 3 मिलियन कमाने के बाद हमेशा के लिए चली जाएगी। डिनर के दौरान ग्रैंडफादर हुओ दोनों को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं और एथन से मिया की प्लेट में खाना डालने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह दोनों को रात वहीं रुकने का आदेश देते हैं। मिया मना करती है, लेकिन ग्रैंडफादर उनकी एक नहीं सुनते। रात को कमरे में मिया एथन को याद दिलाती है कि उनकी डील में एक बेड शेयर करना शामिल नहीं है। एथन कहता है कि मिया बेड पर सो सकती है और वह ज़मीन पर सो जाएगा। मिया खुशी से बेड पर चली जाती है, लेकिन अचानक एथन बेड के पास आ जाता है और दोनों एक अजीब स्थिति में आ जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर हुओ बिना नॉक किए कमरे में आ जाते हैं। दोनों को देखकर वह तुरंत बाहर चले जाते हैं। मिया और एथन एक दूसरे को हैरानी से देखते रह जाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि मिया को अभी तक पता ही नहीं है कि जिस आदमी की नकली पत्नी बनने के लिए वह 3 मिलियन ले रही है, असल में वही उसका असली पति है। इसके बाद एथन और मिया का रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। एथन मिया के घायल हाथ का ख्याल रखता है और उससे माफ़ी मांगता है। वह उसके बाल भी खुद सुखाता है। मिया उसे उसकी भागी हुई दुल्हन के बारे में चिढ़ाती है। एथन की नरमी और देखभाल देखकर मिया भी हैरान होती है। कुछ देर बाद एथन को ग्रैंडफादर का फ़ोन आता है और वह मिया को उनसे मिलने के लिए कहता है। ग्रैंडफादर मिया को एथन के मुश्किल अतीत के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि एथन ने छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाई। ग्रैंडफादर मिया को एक कीमती जेड ब्रेसलेट देते हैं, जो असल में उनकी पत्नी के लिए था। वह इसे दोनों के भविष्य के लिए आशीर्वाद के तौर पर देते हैं। मिया थोड़ी झिझक के बाद ब्रेसलेट स्वीकार कर लेती है। रात को मिया सो जाती है, जबकि एथन ज़मीन पर सोता है। अगली सुबह मिया की आंख एथन के ज़ोर से खांसने की आवाज़ से खुलती है। उसे पता चलता है कि एथन को बहुत तेज़ बुखार है। मिया उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसकी चिंता करने लगती है। मिया एथन की तबीयत खराब होने पर उसकी देखभाल करती है। एथन उससे कहता है कि वह उसकी बीमारी के बारे में किसी को न बताए। मिया उससे वादा कर लेती है। बाद में मिया देखती है कि एथन वीडियो मीटिंग में व्यस्त है। एथन को खांसी आती है और टिश्यू पर लाल निशान देखकर मिया समझती है कि शायद एथन को खून आ रहा है। वह तुरंत मीटिंग रुकवाकर उसे अस्पताल जाने के लिए कहती है, लेकिन एथन बताता है कि वह खून नहीं बल्कि तरबूज का जूस था। इस गलतफहमी के बाद एथन मिया को अपने घर ले जाता है।
वह उसे अपना विला दिखाता है और उसके लिए अलग बेडरूम और स्टूडियो भी तैयार करता है। सिर्फ एथन का अपना कमरा मिया के लिए मना होता है। कुछ देर बाद एथन को उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट देखकर एथन कंफर्म कर लेता है कि मिया ही उसकी कानूनी पत्नी है, लेकिन मिया अभी भी सच्चाई से अनजान होती है। जब वह एथन को सर्टिफिकेट देखते हुए देखती है तो उसे लगता है कि शायद एथन अपनी पुरानी पत्नी को याद कर रहा है। मिया सवाल करती है तो एथन अपनी पत्नी के बारे में कुछ निजी बातें बताता है। इससे दोनों का रिश्ता और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उनकी शादी की असली कहानी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। बाद में ब्रुक और एथन के बीच बातचीत होती है। ब्रुक एथन की पुरानी शादी का जिक्र करके मजाक में कहती है कि वह बहुत सख्त मिजाज लगता है। फिर वह उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि एथन नेक, समझदार, अमीर और अच्छा खाना बनाने वाला है। ब्रुक मजाक में कहती है कि शायद उसकी एक्स वाइफ ही पागल थी जो उसे छोड़कर चली गई। एथन अपनी एक्स वाइफ का बचाव करते हुए कहता है कि वह बेवकूफ़ नहीं थी, बल्कि लोगों को समझने और खुश रखने में बहुत माहिर थी। ब्रुक एथन को जेड ब्रेसलेट वापस करना चाहती है, लेकिन एथन मना कर देता है। वह कहता है कि उनके परिवार में एक बार दिया गया तोहफा वापस लेना परंपरा के खिलाफ है, इसलिए ब्रुक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है। बाद में ब्रुक एथन के लिए खाना बनाने का सोचती है, लेकिन एथन खुद 4 डिश और सूप बनाकर ले आता है। ब्रुक उसकी कुकिंग से बहुत प्रभावित होती है। एथन बताता है कि वह सिर्फ 6 साल की उम्र से खाना बनाना जानता है। ब्रुक पूछती है कि वह कुक या मेड क्यों नहीं रखता। एथन कहता है कि उसे घर में अजनबी लोगों का रहना पसंद नहीं। ब्रुक हैरान होकर पूछती है कि फिर वह उसे अजनबी क्यों नहीं समझता। एथन जवाब देता है कि ब्रुक बाकी लोगों से अलग है। इसी दौरान ब्रुक अपनी शादी का राज भी बता देती है। वह कहती है कि उसे अपने पति से कोई फीलिंग्स नहीं है और वह सिर्फ तलाक लेने के लिए वापस आई है। एथन उसकी बात का गलत मतलब समझ लेता है और सोचता है कि ब्रुक उनकी पार्टनरशिप खत्म करना चाहती है। ब्रुक तुरंत गलतफहमी दूर करती है और बताती है कि 1 महीने का उनका एग्रीमेंट खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी राह चले जाएंगे। इसके बाद उसकी दोस्त जाशा का फ़ोन आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। ब्रुक एथन से बाहर जाने की परमिशन लेती है। एथन उसकी सुरक्षा के लिए अपने ड्राइवर डेरेक को उसके साथ भेज देता है। बार में ब्रुक जाशा से मिलती है। जाशा अपने मंगेतर का जिक्र करती है, जिसे ब्रुक ने अभी तक सामने से नहीं देखा। ब्रुक बताती है कि उसने क्लेयर के घर पर अपने मंगेतर की तस्वीर देखी थी और वह काफ़ी हैंडसम है। जाशा अपने फ़ोन पर एथन की तस्वीर दिखाती है और उसकी भी तारीफ करती है। ब्रुक अपना रिएक्शन छिपाने की कोशिश करती है। जाशा को ब्रुक के व्यवहार पर शक होने लगता है। वह पूछती है कि ब्रुक चीन वापस कैसे आ गई, जबकि उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी। ब्रुक हैरान हो जाती है और सोचती है कि जाशा को उसकी पेंटिंग्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। अब कहानी में ब्रुक के छिपे हुए राज और एथन के साथ उसके रिश्ते को लेकर सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। मिया अपनी दोस्त के साथ बार में बैठी होती है और बताती है कि वह चुपके से हाटन वापस आई है। वह एथन के साथ रह रही होती है और उसकी नरमी और देखभाल की तारीफ करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे चेतावनी देती है कि शायद एथन की अच्छाई सिर्फ दिखावा हो और कहीं मिया उसके प्यार में न पड़ जाए। मिया अपनी दोस्त की बात नहीं मानती और कहती है कि उसका एथन के साथ कोई भविष्य नहीं है। दोस्त उसे समझाती है कि अगर एथन इतना अच्छा और शरीफ है तो उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। आखिर में मिया की दोस्त उसे एथन से दूर रखने के लिए घर ले जाने का फैसला करती है। बार से बाहर निकलते समय एथन का ड्राइवर डेरेक उनके पास आता है। वह बताता है कि उसे एथन हार्लन ने भेजा है। ये सुनकर मिया की दोस्त हैरान रह जाती है कि एथन असल में हार्लन कॉर्प का CEO है। मिया शराब के नशे में होती है, इसलिए डेरेक उसे लग्जरी कार में एथन के घर ले जाता है। एथन अपनी एस्टेट पर मिया का इंतजार कर रहा होता है। उसे नशे में देखकर एथन उसे संभाल कर अंदर ले जाता है और बेडरूम में सुला देता है। नींद में मिया अचानक कह देती है कि वह तलाक चाहती है। यह सुनकर एथन रुक जाता है और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। अगली सुबह मिया बुरी तरह हैंगओवर में उठती है और सोचती है कि वह घर कैसे वापस आई। फिर उसे अपना फैसला याद आता है। वह अपनी दोस्त को फ़ोन करके कहती है कि तुरंत तलाक के एग्रीमेंट का टेम्पलेट भेजो, क्योंकि अब वह एथन से तलाक लेने के फैसले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। लेकिन मिया को अभी तक ये नहीं पता कि जिस एथन से वह तलाक लेना चाहती है वही उसका 3 साल पुराना पति हुओ हांगझोउ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मिया को इस सच्चाई का पता चलेगा तो दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। और अपने पति ईथन से संपर्क करने के लिए अपनी माँ से उसका नंबर मांगती है। वह ईथन को फ़ोन करती है,
लेकिन तभी ईथन अचानक उसके कमरे के बाहर नजर आ जाता है। डिनर के दौरान एवरी उससे कहती है कि वह 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके तलाक लेना चाहती है, क्योंकि वह पैसों के लिए किसी की शादी खराब नहीं करना चाहती। वह ईथन को तलाक के कागजात भी भेज देती है। एवरी की माँ उसे समझाती है कि उसने अपने पति को ठीक से जाने बिना तलाक का फैसला कर लिया है। एवरी कहती है कि वह बिना प्यार वाली शादी में नहीं रहना चाहती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी माँ कहती है कि शायद उसका रहस्यमयी पति खुद उनके घर आ गया है। ब्रुक को पता चलता है कि मिया अपना सामान पैक करके जा चुकी है। ईथन को भी मिया के जाने से काफी दुख होता है। जब उसकी मुलाकात मिया से होती है तो वह उसे वापस हार्लन विला ले आता है और 1 महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। साथ ही वह उसे 2 मिलियन अतिरिक्त पैसे देने की बात करता है। मिया ईथन की अच्छाई से भावुक हो जाती है और उससे पूछती है कि वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है। ईथन कहता है कि मिया इन सब की हकदार है और उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। मिया उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। एक रात मिया को भूख लगती है तो ईथन अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर उसे डिनर के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ कुछ नशे में धुत आदमी ईथन का मजाक उड़ाते हैं और उसकी पत्नी के 3 साल पहले शादी के दिन भाग जाने की बात करते हैं। मिया को यह सुनकर ईथन के लिए बहुत बुरा लगता है और वह उन लोगों से माफ़ी मांगने को कहती है। ईथन बताता है कि उसकी पत्नी सच में 3 साल पहले शादी के दिन चली गई थी और हाल ही में उसने तलाक मांगा है। यह सुनकर मिया को अपनी पुरानी शादी याद आती है और उसे शक होता है कि कहीं ईथन वही आदमी तो नहीं जिससे उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देती है। ईथन अपनी पत्नी की बुराई करने के बजाय उसकी इज्जत बचाता है। उसकी यह बात मिया के दिल को छू जाती है और वह ईथन की मदद करने के लिए 1 महीने तक उसकी नकली पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों अपना समझौता पक्का करने के लिए पिंकी प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। ईथन मिया को एक ब्लैक लग्जरी मेंबरशिप कार्ड देता है और कहता है कि वह आने वाले बैंक्वेट के लिए नए कपड़े और ज्वेलरी खरीद ले। मिया अपनी दोस्त ब्रुक के साथ शॉपिंग पर जाती है और ईथन के कार्ड से एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेती है। बैंक्वेट के दिन ईथन अपनी लग्जरी कार में पहुंचकर मिया का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद मिया महंगी कार के बजाय छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पहुंचती है। उसके साधारण कपड़ों को देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ईथन उसे देखकर बिल्कुल नाराज नहीं होता। वह खुशी से उसका स्वागत करता है। मिया कपड़े बदलकर खूबसूरत सफ़ेद और बेज ड्रेस में बाहर आती है। ईथन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह सबसे प्यारी लग रही है। मिया भी खुश होकर ईथन को एक मैचिंग एक्सेसरी गिफ्ट करती है। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के बावजूद प्यार जैसी भावनाएं बढ़ने लगती हैं। बैंक्वेट में मिया की मुलाकात मशहूर पेंटर एलिस मुनरो से होती है। मिया एलिस की बहुत बड़ी प्रशंसक होती है और उससे मिलकर बेहद खुश होती है। बाद में उसे पता चलता है कि यह मुलाकात ईथन ने ही करवाई थी। मिया बताती है कि उसका भी सपना एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पेंटर बनने का है। ईथन उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगा। यह सुनकर मिया भावुक होकर ईथन को गले लगा लेती है और उसे एहसास होता है कि वह ईथन को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि सच में प्यार करने लगी है। वह शर्माकर वहां से चली जाती है और बाद में ब्रुक के सामने भी स्वीकार करती है कि शायद उसे ईथन से प्यार हो गया है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब ईथन का छोटा भाई लोगन वहां पहुंचता है। लोगन मिया को असली पत्नी समझता है, लेकिन मिया उसे नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर सच्चाई बता देती है। लोगन को पता चलता है कि ईथन की असली पत्नी अभी तक वापस नहीं आई है और वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। ईथन लोगन के रवैये से परेशान होता है और उसे घर से दूर रहने के लिए कहता है। इसी दौरान मिया ईथन से पूछती है कि अपनी पत्नी के शादी के बाद छोड़कर चले जाने पर उसे बुरा क्यों नहीं लगा। ईथन जवाब देता है कि उसने अपनी पत्नी के फैसले की इज्जत की थी। ये सुनकर मिया ईथन से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। फिर लोगन मिया को एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि ईथन के दादा ने 3 साल की शादी पूरी होने के बाद ईथन को तलाक लेने की अनुमति देने का वादा किया था और अब वह समय लगभग पूरा हो चुका है। मिया को यह बात पहले पता नहीं थी, इसलिए वह हैरान रह जाती है। अब मिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ईथन की असली पत्नी मिल गई और तलाक हो गया तो क्या वह खुद ईथन की जिंदगी में हमेशा के लिए रह पाएगी।
एक तरफ उसके दिल में ईथन के लिए सच्चा प्यार पैदा हो चुका है और दूसरी तरफ उनकी नकली शादी की समय सीमा खत्म होने वाली है। आने वाला वक्त तय करेगा कि ईथन और मिया का यह रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है या दोनों की किस्मत उन्हें हमेशा के लिए एक साथ लाने वाली। मिया बार में ब्रुक के साथ होती है, जहां ब्रुक उसे ईथन के पास वापस जाने को लेकर मजाक करती है। इसी दौरान मिया गलती से किसी और का तेज शराब वाला ड्रिंक पी लेती है। घबराकर वह सनग्लासेस और वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर खुद को अंधा दिखाने लगती है और डेरेक से माफी मांगकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। डेरेक उसके पीछे बाहर आता है और उसे सुरक्षित बाहर तक ले जाता है। मिया अपनी असली पहचान छिपाए रखती है। थोड़ी देर बाद ब्रुक कार लेकर ले जाती है। ब्रुक डेरेक के साथ मजाक करती है, जिससे डेरेक को समझ आ जाता है कि मिया असल में अंधी नहीं है। डेरेक मिया का पीछा करके उससे सच पूछता है, लेकिन ब्रुक किसी तरह बात संभाल लेती है। तभी डेरेक को अपने भाई ईथन की कॉल आती है। घर पहुंचने पर मिया देखती है कि ईथन डिनर बना रहा है। ईथन बताता है कि उसका छोटा भाई डेरेक भी घर आने वाला है। जब डेरेक घर पहुंचता है तो मिया को देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की ने उसके साथ प्रैंक किया था वह असल में उसके भाई ईथन की पत्नी है। डेरेक ईथन को पूरी बात बताता है, लेकिन ईथन मिया पर गुस्सा करने के बजाय स्थिति को शांति से संभालता है। ईथन मिया से उसकी रात के बारे में पूछता है और समझ जाता है कि उसने घर से बाहर जाने के बारे में झूठ बोला था। ईथन फैसला करता है कि आगे से डेरेक ही मिया को पिक और ड्रॉप करेगा। डेरेक मिया को लेकर शिकायत करता है, लेकिन ईथन उसे चेतावनी देता है कि वह मिया के मामले में ज्यादा दखल न दे। वह डेरेक को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका अलाउंस बंद कर देगा। आखिर में मिया डेरेक को ढूंढने नीचे आती है, लेकिन तब तक डेरेक वहां से जा चुका होता है। इस तरह मिया का छोटा सा प्रैंक उसके लिए एक नई परेशानी और ईथन के सामने एक नया राज बन जाता है। इसके बाद लोगन और मिया मिलकर ईथन के घर से मैरिज लाइसेंस हासिल करने का प्लान बनाते हैं, ताकि उस रहस्यमयी औरत की पहचान सामने आ सके। इसी दौरान ईथन घर वापस आता है और उसका असिस्टेंट नोटिस करता है कि मिया के आने के बाद ईथन अब ज्यादा घर आने लगा है। ईथन को डिवोर्स एग्रीमेंट का संदेश भी मिलता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। घर में ईथन मिया के लिए केक लेकर आता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। इस दौरान मिया ईथन से एक अच्छे लॉयर का कांटेक्ट मांगती है, क्योंकि वह डिवोर्स लेना चाहती है। ईथन मजबूरी में लॉयर अरेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में ईथन मिया को लॉयर का बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन मैरिज लाइसेंस अपनी डेस्क की ड्रॉर में छिपा कर रखता है। मिया को लाइसेंस का पता चल जाता है और मौका मिलते ही वह चुपके से स्टडी रूम में वापस जाकर लाइसेंस निकालने लगती है। लेकिन तभी ईथन और लोगन कमरे में आ जाते हैं और मिया डेस्क के नीचे छिप जाती है। लोगन ईथन से पूछता है कि वह उस औरत को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है और सीधा सवाल करता है कि क्या ईथन को मिया पसंद है। ईथन जवाब देने में हिचकिचाता है, जबकि मिया छिपकर सब कुछ सुन रही होती है। लोगन ईथन पर जोर देता है कि वह मिया को अगले दिन बैंकेट में लेकर आए, ताकि सबको लगे कि ईथन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। ईथन सिर्फ लोगन को चुप कराने के लिए हाँ कर देता है। लोगन के जाने के बाद मिया डेस्क के नीचे से बाहर निकलती है। वह अपनी मौजूदगी की सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन उससे सवाल करना शुरू कर देता है। ईथन बैंकेट कैंसिल कर देता है ताकि मिया को कोई परेशानी न हो, और अपने रिश्तेदार को भी सख्ती से कहता है कि मिया को परेशान न करे। बाद में ग्रैंडफादर ईथन को स्टडी में बुलाकर सीधे पूछता है कि क्या वह 1 महीने बाद मिया से डिवोर्स लेने का इरादा रखता है। ईथन सच मान लेता है कि वह डिवोर्स नहीं चाहता। ग्रैंडफादर उसे समझाता है कि अगर वह मिया को खोना नहीं चाहता तो उसे अपने दिल की बात मिया से कहनी होगी और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी होगी। दूसरी तरफ मिया आर्ट रूम में जाती है, जहां उसका रिश्तेदार फेमस आर्टिस्ट मास्टर जो की तारीफ कर रहा होता है। मिया बताती है कि वह मास्टर जो से मिल चुकी है, लेकिन जब उससे ज्यादा सवाल किए जाते हैं तो वह बात को मजाक में टाल देती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके रिश्तेदार के पास उसकी बनाई हुई पेंटिंग है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि असली आर्टिस्ट मिया ही है। जब ईथन वहां आता है तो वह मिया से घर वापस चलने के लिए कहता है। ग्रैंडफादर को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने दोनों को रात वहीं रुकने के लिए कहा था। ईथन बताता है कि वह खुद रुक जाएगा, लेकिन मिया को अपने काम की वजह से घर जाना जरूरी है। ग्रैंडफादर फिर अकेले रह जाने का नाटक करता है, जबकि ईथन के दिल में अब मिया को डिवोर्स देने के बजाय उसके साथ रहने की इच्छा जाग चुकी है। ईथन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसकी वाइफ मिया उसके सामने बैठकर उसे प्यार से देख रही होती है। तभी गैविन ऑफिस में आकर ईथन को बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ डिवोर्स केस करने के लिए लॉयर हायर किया है। गैविन को यह पता नहीं होता कि जिस वाइफ की वह बात कर रहा है वह खुद ईथन के सामने बैठी है। जब गैविन मिया की आवाज पहचानता है तो वह हैरान रह जाता है।
ईथन तुरंत स्थिति संभाल लेता है और गैविन को बताता है कि मिया ही उसकी वाइफ है। फिर वह डेरेक से कहता है कि मिया को घर छोड़ आए। घर पहुंचकर मिया अपनी माँ से कहती है कि वह ईथन से डिवोर्स लेना चाहती है और इसके लिए लॉयर भी हायर कर चुकी है। उसकी माँ गुस्से में कहती है कि ईथन ने उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी मिया उससे डिवोर्स लेना चाहती है। मिया अपनी माँ को बताती है कि वह किसी और को पसंद करती है और उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जिसे उसकी माँ ने उसके लिए चुना था। बाद में उसकी माँ का गुस्सा कम हो जाता है और वह मिया की बात समझने की कोशिश करती है। मिया खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ गैविन ईथन से पूछता है कि वह डिवोर्स को रोक क्यों रहा है। ईथन सिर्फ इतना कहता है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को 1 महीने के लिए डिले कर दिया जाए। इससे साफ हो जाता है कि ईथन अभी भी मिया से गहरी मोहब्बत करता है और उसे खोना नहीं चाहता और मिया के डिवोर्स के लिए बिजनेस डील तक खत्म करने और होने वाले सभी नुकसान का मुआवजा देने की पेशकश करती है। अब देखना यह है कि ईथन मिया को डिवोर्स देगा या अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश करेगा। मिया रात को ग्रैंडपा के घर रुकना चाहती है। ईथन पहले मना करता है क्योंकि लोगन भी वहां रह रहा होता है, लेकिन बाद में शर्त रखता है कि अगर दरवाजा लॉक रहे तो मिया रुक सकती है। ग्रैंडपा खुशी से मिया को डिनर के लिए ले जाता है। रात को ईथन फ्लोर पर मैट्रेस लगाकर सोता है जबकि मिया बेड पर होती है। मिया को एहसास होता है कि ईथन के पास रहकर वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है और धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। सुबह लोगन दरवाज़ा खटखटाता है। मिया जल्दी से ईथन का मैट्रेस और बेडिंग ठीक करके छिपा देती है ताकि किसी को पता न चले कि ईथन रात को फ्लोर पर सोया था। ईथन दरवाज़ा खोलता है और लोगन बताता है कि ग्रैंडपा ने नाश्ते के लिए बुलाया है और फिर सबको काम पर जाना है। ऑफिस पहुंचने पर एम्प्लॉयज ईथन के साथ मिया को देखकर हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। मीटिंग में ईथन कंपनी के काम और यूरोप की ऑपरेशंस डिस्कस करता है। मीटिंग के बाद मिया को अपने लॉयर की कॉल आती है जो उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। इसके बाद ईथन मिया को अपना ऑफिस दिखाता है। मिया उसके अवार्ड्स और ट्रॉफीज देखकर इम्प्रेस होती है और महसूस करती है कि ईथन सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि काम के मामले में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल और केपेबल है। मिया और ईथन की कहानी में ईथन का दोस्त उसकी फेल्ड मैरिज का मजाक उड़ाता है और डिवोर्स पेपर्स बनवाने की बात करता है। वह ईथन का फ़ोन देखकर मिया का मैसेज भी पढ़ लेता है जिसमें मिया बताती है कि उसे लंबे कद और फिट बॉडी वाले जवान मर्द पसंद है। ये बात ईथन को और ज़्यादा हर्ट करती है। ईथन गुस्से में अपने असिस्टेंट को अफ्रीका ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देता है। असिस्टेंट बहुत परेशान होता है और ट्रांसफ़र कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करता है। इसी दौरान ईथन का छोटा भाई उसके घर पहुंचता है और पूछता है कि ईथन उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा। ईथन का भाई बताता है कि उसने सीटन में एक पेंटिंग खरीदी है और बाद में पता चला कि वह पेंटिंग मिया ने बनाई थी। ईथन पहले से जानता होता है कि मिया ही असली आर्टिस्ट है। जब उसका भाई मिया से मिलने की बात करता है तो ईथन बताता है कि मिया आज रात घर नहीं आ रही। दूसरी तरफ मिया अपनी माँ से फ़ोन पर कहती है कि वह डिवोर्स का फैसला कर चुकी है। उसका कहना है कि इसमें ईथन की कोई गलती नहीं है बल्कि उसके दिल में ईथन के लिए मोहब्बत ही नहीं है। रात को ईथन का छोटा भाई चुपके से मिया की बालकनी तक पहुंच जाता है। वह मिया की पेंटिंग की तारीफ करता है और उसे आर्ट एग्जीबिशन करने का ऑफर देता है। मिया हैरान भी होती है और खुश भी कि वह सिर्फ उसकी पेंटिंग की वजह से इतनी रात को उससे मिलने आया है। लेकिन अचानक मिया की माँ पूछ लेती है कि वह किससे बात कर रही है। मिया तुरंत ईथन के भाई को वहाँ से जाने के लिए कहती है और अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि वह सिर्फ शॉर्ट ड्रामास देख रही थी। अब ईथन और मिया के बीच डिवोर्स का फैसला और भी गंभीर होता जा रहा है जबकि ईथन का भाई मिया के अंदर एक नई उम्मीद देख रहा है। मिया रात को बालकनी में आती है और वहाँ ईथन को देखकर हैरान रह जाती है। ईथन पीछे की सीढ़ियों से चुपके से उसके पास आया होता है। वह अपनी जैकेट मिया के कंधों पर रख देता है और लोगन का जिक्र करते हुए अपनी उम्र को लेकर मजाक करता है। मिया को ईथन के पास से शराब की गंध आती है। ईथन उसके बाल सहलाते हुए कहता है कि उसके दिल की भावनाएं अब सिर्फ दिखावा नहीं रही हैं। वह मिया से पूछता है कि अगर वह कम उम्र का होता तो क्या मिया उसे चुनती। मिया शर्माने लगती है लेकिन तभी ईथन की माँ बाहर आ जाती है। ईथन जल्दी से मिया को एक कोने में छिपा देता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसकी हरकत देखकर मिया हंसने लगती है। माँ के चले जाने के बाद ईथन और मिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। मिया को लगता है कि शायद ईथन उसे किस करने वाला है, लेकिन वह मजाक करके माहौल को संभाल लेती है और गुड नाइट कहकर ईथन की जैकेट वापस करने का वादा करती है। कमरे में जाने के बाद मिया अपने तेज धड़कते दिल को संभालती है और महसूस करती है कि उसके दिल में ईथन के लिए सचमुच भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। वह चाहती है कि ईथन के साथ उसका रिश्ता अब साफ और गंभीर हो।
दूसरी तरफ ईथन को डर रहता है कि कहीं वह मिया को हमेशा के लिए खो न दे। इसी दौरान लोगन मिया को ईथन की एक्स वाइफ के बारे में छेड़ता है। वह कहता है कि जो औरत ईथन जैसे आदमी को छोड़कर चली गई वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। मिया को शर्माते देखकर लोगन समझ जाता है कि ईथन भी उसे पसंद करता है। वह मिया को छेड़ते हुए उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक मिया ईथन से टकरा जाती है। ईथन लोगन को सख्ती से घर जाने के लिए कहता है और अगली फ्लाइट से निकलने का आदेश देता है। लोगन के जाने के बाद ईथन और मिया के बीच फिर से एक अजीब लेकिन रोमांटिक माहौल बन जाता है। मिया ईथन से पूछती है कि क्या वह लोगन से जल रहा है। ईथन बिना झिझक के कहता है कि जब भी मिया किसी भी दूसरे मर्द के साथ होती है, चाहे वह उसका भाई ही क्यों न हो, उसे जलन होती है। यह सुनकर मिया खुश होती है, लेकिन फिर कहती है कि दोनों को थोड़ा समय लेकर अपने जज्बातों को समझना चाहिए। रात को ईथन ऑफिस में यूरोप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। वह पहले कॉफ़ी मंगवाता है, लेकिन मिया की याद आते ही कॉफ़ी की जगह मिल्क टी ऑर्डर कर देता है। अब ईथन तय कर लेता है कि आगे से उसकी कॉफ़ी भी मिल्क टी ही होगी। ईथन लगातार 3 दिनों से घर नहीं गया होता। उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या मिया के साथ कोई समस्या चल रही है। तभी ईथन को मिया का मैसेज मिलता है, जिसमें वह पूछती है कि वह डिनर के लिए घर कब आएगा। ईथन बताता है कि उसने मिया के सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया था, जिसकी वजह से मिया अब उससे दूर रह रही है। सेक्रेटरी ईथन को सलाह देता है कि उसे मिया पर दबाव डालने के बजाय अपनी मौजूदगी से यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वह हमेशा उसके साथ है। लेकिन मिया का अगला मैसेज ईथन को और परेशान कर देता है। मिया कहती है कि वह अपनी आज़ादी के बदले बिना कुछ लिए भी चली जाएगी। सेक्रेटरी को लगता है कि शायद मिया को गलतफहमी है कि ईथन की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। ईथन इस बात की पुष्टि कर देता है, जिससे सेक्रेटरी हैरान रह जाता है। ईथन तलाक देने से भी डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मिया को जाने दिया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी बीच शेयर होल्डर्स चेन वू और जांग बे ऑफिस में आकर ईथन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे फिर से रिजेक्शन मिल गया। सेक्रेटरी ईथन का बचाव करता है और दोनों को ऑफिस से जाने के लिए कहता है, लेकिन वे उल्टा सेक्रेटरी की वफादारी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर विक्टर केलर और उसका साथी ईथन के ऑफिस में शेयर होल्डर्स मीटिंग का नोटिस लेकर आते हैं। वे बताते हैं कि मीटिंग अगले दिन होने वाली है और इशारा करते हैं कि सीईओ की कुर्सी पर जल्द ही बदलाव हो सकता है। ईथन बिल्कुल शांत रहता है और डेरेक को आदेश देता है कि बड़ी मीडिया कंपनियों को मीटिंग में बुलाया जाए और कंपनी के पिछले 3 साल के वित्तीय रिकॉर्ड सुबह तक उसके सामने रखे जाएं। इसी दौरान ईथन को पता चलता है कि मिया हार्बर बार में नशे की हालत में है। जब ईथन वहां पहुंचता है तो मिया सो रही होती है। मिया की दोस्त ईथन से नाराज होती है और उसे बताती है कि मिया की परेशानी की असली वजह वही है। वह समझाती है कि मिया ने तलाक इसलिए मांगा था क्योंकि वह ईथन के साथ खुलकर और आज़ादी से रहना चाहती थी। ईथन अपनी गलती मान लेता है और मिया को घर ले जाता है। नशे की हालत में मिया ईथन से कहती है कि वह उससे नफरत करती है, लेकिन ईथन फिर भी उसका पूरा ख्याल रखता है। वह मिया को बिस्तर पर सुलाता है, उसे ठीक से ढकता है और वादा करता है कि अपनी पुरानी गलतियों की भरपाई करेगा। बाद में ईथन मिस ग्रांट से मिलता है और मिया के तलाक के मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। मिस ग्रांट बताती हैं कि मिया अपने फैसले को लेकर बहुत दृढ़ है। हालन परिवार की तरफ से दिए गए शादी के तोहफों की सूची भी वापस कर दी जाती है और उनकी कीमत दोगुनी करके लौटाने की पेशकश की जाती है, ताकि तलाक का मामला अंतिम रूप ले सके। ईथन की तरफ से मिया को सबसे बड़ा झटका तब मिलता है जब वह तलाक के कागजों पर साइन करके अपनी सारी निजी संपत्ति मिया के नाम कर देता है। ईथन की सास उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन कहता है कि उसने तलाक इसलिए दिया है ताकि अब वह मिया को दोबारा सही तरीके से अपनी जिंदगी में ला सके। वह मिया को अगले दिन कंपनी के बैंक्वेट में साथ आने के लिए भी कहता है। सुबह मिया उठती है तो उसकी माँ उसे बताती हैं कि ईथन ने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं और अपनी संपत्ति भी उसके नाम कर दी है। मिया हैरान रह जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वह ईथन के घर में है। ईथन बताता है कि पिछली रात मिया नशे में थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले आया था। ईथन मिया से बैंक्वेट में आने के लिए कहता है और हेनरी द्वारा दिया गया ब्रेसलेट पहनने को भी कहता है। साथ ही वह बताता है कि उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर मिया अंदर ही अंदर टूट जाती है और उसे महसूस होता है कि शायद वह ईथन को हमेशा के लिए खो देगी। आखिरकार मिया खुद से मान लेती है कि वह ईथन से प्यार करती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वह ईथन के साथ रहने के लायक नहीं है। जब उसकी माँ तलाक के कागज और ईथन की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज उसके सामने रखती हैं, तो मिया उन्हें खोलने के बजाय एक तरफ रख देती है।
वह कहती है कि उसने अगले दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक को अंतिम रूप देने का फैसला कर लिया है। मिया अपनी माँ मिस ग्रांट के साथ गाला में जाने की तैयारी करती है। तभी उसकी माँ बताती है कि ईथन भी गाला में आने वाला है। मिया हैरान होती है, लेकिन वह ब्रुक को बताती है कि वह अगले दिन तलाक फाइल करने वाली है और पैसों का इंतजाम भी हो चुका है। गाला में ब्रुक मिया के साथ मजाक करती है। इसी दौरान विक्टर केलर और उसका असिस्टेंट वहां आते हैं और मिया से उसके परिवार और बैकग्राउंड के बारे में बदतमीजी से सवाल करते हैं। विक्टर दावा करता है कि आज रात के बाद वह हार्लन कॉर्प का नया सीईओ बनने वाला है। मिया और ब्रुक उसकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। फिर विक्टर की नज़र मिया के जेड ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसका असिस्टेंट पहचान लेता है कि यह हार्लन परिवार का बेहद कीमती विरासत वाला ब्रेसलेट है। यह देखकर विक्टर को शक होता है कि मिया का ईथन के साथ कोई गहरा रिश्ता है। मिया रेस्टरूम की तरफ जाती है, लेकिन विक्टर का असिस्टेंट उसका पीछा करके उसका रास्ता रोक लेता है। वह ब्रेसलेट के बारे में सवाल करता है और मिया को परेशान करने की कोशिश करता है। जब वह उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है तो मिया चुप रहने के बजाय उसका सामना करती है और उसे करारा जवाब देती है। कहानी यहीं एक सस्पेंस भरे मोड़ पर रुक जाती है। इसके बाद ईथन हार्लन अपनी होने वाली पार्टनर को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, जब एक आदमी उसके साथ बदतमीजी और हमला करने की कोशिश करता है। वह आदमी दोबारा हमला करता है, लेकिन ईथन और मिया मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उसे हरा देते हैं। डर के मारे वह आदमी ईथन से माफी मांगता है और बताता है कि मिस्टर कैंग ने उसे यह सब करने के लिए भेजा था। ईथन गुस्से में चेतावनी देता है कि अगर दोबारा किसी ने उसकी महिला को परेशान किया तो उसे हार्टन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब दोनों अकेले होते हैं तो मिया कहती है कि चाहे उनका तलाक हो रहा हो, वह किसी की संपत्ति नहीं है। ईथन बताता है कि वह भी अगले दिन तलाक लेने वाला है। इसके बाद ईथन उससे कहता है कि अगले दिन के बाद दोनों आजाद होंगे और पूछता है कि क्या वह उसके साथ रहना चाहेगी। मिया थोड़ी झिझकती है, लेकिन ईथन उस पर कोई दबाव नहीं डालता। वह कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा। यह सुनकर मिया भावुक हो जाती है और ईथन को गले लगा लेती है। वह भी मान लेती है कि उसे ईथन पसंद है, लेकिन कहती है कि पहले दोनों अपने निजी मामलों को सुलझाएंगे और उसके बाद अपने रिश्ते के बारे में फैसला करेंगे। बाद में मिया बैंक्वेट में पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त उससे देर से आने की वजह पूछती है। इसी दौरान घायल आदमी मिस्टर केलर के पास जाकर शिकायत करता है और बताता है कि उसे एक औरत ने मारा है। मिस्टर केलर उसका मजाक उड़ाता है। फिर उसकी नजर ईथन के दादा मिस्टर हेनरी पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक नया षड्यंत्र आता है। मिस्टर केलर जानता है कि ईथन अपने दादा से बहुत प्यार करता है और उनके खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए वह सबके सामने आरोप लगा देता है कि बेज कोट वाली औरत ईथन की पत्नी होने का नाटक कर रही है। यह सुनकर पूरे बैंक्वेट में हड़कंप मच जाता है और मिस्टर हेनरी भी परेशान होकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। विक्टर केलर ग्रैंडपा के सामने एक फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और मिया पर इल्जाम लगाता है। मिया घबरा जाती है और सच मान लेती है कि उसने ग्रैंडपा से ब्रेसलेट के बारे में झूठ बोला था, लेकिन ग्रैंडपा मिया का साथ नहीं छोड़ता और कहता है कि हार्लन परिवार जो चीज किसी को दे देता है उसे कभी वापस नहीं लेता। विक्टर ईथन को भी झूठा साबित करके हार्लन कॉर्प से हटाने की कोशिश करता है। मिया विक्टर का सामना करती है और उस पर ईथन का बिजनेस प्रपोजल और कंपनी के जरूरी दस्तावेज चुराने का इल्जाम लगाती है। विक्टर गुस्से में मिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी ईथन वहां आ जाता है और विक्टर का हाथ पकड़कर पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों चोट पहुंचाई। विक्टर सबके सामने ईथन को सीईओ के पद से हटाने का ऐलान करता है। सबको हैरानी होती है जब ईथन खुद कहता है कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ग्रैंडपा और मिया इस फैसले से हैरान हो जाते हैं, जबकि विक्टर और ब्रेंट समझते हैं कि उनकी जीत हो गई है। लेकिन असल में ईथन पहले ही सीईओ का पद छोड़ चुका होता है। तभी एक इन्वेस्टिगेटर कानूनी दस्तावेज लेकर आता है और खुलासा करता है कि विक्टर और ब्रेंट ने हार्लन कॉर्प के जरिए $500 मिलियन अवैध रूप से ट्रांसफर किए हैं। पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी जाती है। विक्टर और ब्रेंट एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सेफ का कोड लीक करने का इल्जाम लगाने लगते हैं। आखिर में सबसे बड़ा राज सामने आता है कि फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट असल में एक जाल था। इन्वेस्टिगेटर ने जानबूझकर यह फेक कॉन्ट्रैक्ट लीक किया था ताकि विक्टर और ब्रेंट लालच में आकर खुद अपने आर्थिक अपराधों के सबूत सामने ले आए। मिया और ईथन मिलकर डेरिक और उसके साथियों की साजिश का पर्दाफाश कर देते हैं। पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वह असल में एक चाल थी, जिसके जरिए सेफ का एक्सेस कोड हासिल किया गया था। डेरिक गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड दोनों आदमियों को पकड़ लेते हैं। ईथन उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने का आदेश देता है और कहता है कि उनकी करतूत कल की हेडलाइन होनी चाहिए।
इसी दौरान मिया के ग्रैंडपा वहां पहुंचते हैं। वह मिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और बताते हैं कि ईथन ने उन्हें उसकी जन्मदिन की तारीख के बारे में बताया था और खुद आने के लिए कहा था। ग्रैंडपा मिया को जन्मदिन के तोहफे के रूप में मायरन कोर्ट में एक पूरी विला दे देते हैं। मिया इतना बड़ा तोहफा लेने में झिझकती है, लेकिन ग्रैंडपा और ईथन उसे यह तोहफा स्वीकार करने के लिए कहते हैं। बाद में मिया ईथन से पूछती है कि उसे उसकी जन्मदिन की तारीख कैसे पता चली। मिया ब्रेसलेट का जिक्र भी करती है और कहती है कि शायद इसी वजह से उन दोनों बदमाशों को उसकी पहचान के बारे में पता चला था। ईथन ब्रेसलेट वापस लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर आज नहीं पहनना चाहती तो कल पहन लेना। फिर ईथन मिया का हाथ पकड़कर कहता है कि आज रात सिर्फ वे दोनों साथ होंगे। दोनों हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन मिया का फैसला बिल्कुल बदल हुआ होता है। वह घर से निकलते हुए है कि वह तलाक लेने जा रही है कि क्या पिछली रात ईथन के साथ सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन मिया कहती है कि तलाक लेना उसका अपना पक्का फैसला है और आज वह हर हाल में तलाक लेगी। मिया घर से बाहर निकलती है तो सामने ईथन की लग्जरी लाल एसयूवी खड़ी होती है। ईथन उसका इंतजार कर रहा होता है और कार का दरवाजा खोल दिया जाता है। यहीं पर कहानी सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि मिया तलाक लेने जा रही है, लेकिन सामने ईथन खुद उसका इंतजार कर रहा है। मिया और ईथन तलाक के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर मिलते हैं। ईथन पहले से ही अपनी लाल एसयूवी में बैठा होता है, लेकिन मिया को नहीं बताता कि वह वहां आ चुका है। जब मिया उसे फोन करती है तो ईथन जानबूझकर फोन रिसीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद ईथन कार से बाहर आता है और मिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। मिया मजाक में कहती है कि दोनों का तलाक एक ही समय पर होना था और तलाक के बाद वे दोनों सिंगल लाइफ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ईथन गंभीर होकर पूछता है कि क्या मिया सच में तलाक चाहती है। मिया कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। ईथन की झिझक देखकर मिया समझती है कि शायद वह तलाक नहीं चाहता। वह उससे पूछती है कि क्या वह अब भी उसे नहीं चाहता। ईथन तुरंत कहता है कि वह उसे बिल्कुल चाहता है। मिया कंफ्यूज होकर ईथन को आखिरी चेतावनी देती है कि अगर आज वह सिंगल नहीं हुआ तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझा जाएगा। ईथन चुप होकर हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि मिया असल में उसके साथ रहना चाहती है और तलाक की बात सिर्फ उसका इम्तिहान लेने के लिए कर रही थी। ईथन मिया को यकीन दिलाता है कि अब वह उसे दोबारा कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। जब मिया तलाक की बात करती है तो ईथन बताता है कि उसने हार्लन कॉर्प के सीईओ का पद और अपनी सारी संपत्ति मिया के नाम कर दी है, लेकिन मिया साफ कह देती है कि वह उससे तलाक नहीं करेगी। मिया कहती है कि गुजरे हुए 3 साल उसकी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा थे, लेकिन अब अपनी जिंदगी के अगले 30 से 60 साल वह ईथन के साथ प्यार से बिताना चाहती है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और पुरानी गलतफहमियों और जुदाई को भूलने का फैसला करते हैं। इसी वक्त ईथन का असिस्टेंट उनकी 3 साल पुरानी शादी की असली अंगूठी लेकर आता है। ईथन घुटनों पर बैठकर मिया को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। मिया खुशी और आंसुओं के साथ हाँ कर देती है। ईथन उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। मिया वादा करती है कि अब वह हर दिन ईथन के साथ रहेगी। ईथन उसे गले लगा लेता है और दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं। इस तरह 3 साल की जुदाई और गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और ईथन और मिया अपनी जिंदगी का नया सफर एक साथ शुरू कर देते हैं। कहानी यहीं खुशी के साथ खत्म हो जाती है।